वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जो है जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इकोटोन और इकोटाइप। इकोटोन और इकोटाइप। मैंने एज इफेक्ट को क्यों नहीं रखा इकोटोन के साथ? बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें एज इफेक्ट और इकोटोन एक साथ डिस्कस किया गया है। नहीं, इकोटोन के साथ इकोटाइप को डिस्कस करने से सक्सेशन को समझना सरल हो जाता है। और अभी इसके ठीक पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है सक्सेशन का, जो आई बटन में आएगा, आप उसको देखिएगा। उम्मीद कर रहे हैं इसको बच्चे लोग देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। तो आगे चलने से पहले आप एक फोटोग्राफ इस पे देख रहे हैं, फिगर है जिसमें कि दो इकोसिस्टम बने हैं और दो इकोसिस्टम के बीच में इकोटोन लिखा हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि इकोटोन क्या है। यह एक ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन बिटवीन क्या? दो इकोसिस्टम का। दो इकोसिस्टम का ट्रांजिशन जोन इकोटोन कहलाता है। और यही चीज़ इकोटोन बायोम के ओवरलैपिंग के दौरान भी देखा जाता है। दो बायोम का ट्रांजिशन जोन जो होगा वहाँ पे भी आपको इकोटोन देखने को मिलेगा। और इकोटोन वह जगह है जहाँ पे एक नए प्रजाति का निर्माण प्रकृति अपने तौर पे करती है, अपने तरीके से करती है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसको देख रहे होंगे, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई क्यूरी होगी तो क्वेश्चन को कमेंट में डाल दीजिएगा। हम लोग का व्हाट्सअप नंबर भी है डिपार्टमेंट का, इसमें आपको आंसर वहाँ मिलेंगे, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। सक्सेशन का वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद से आप इकोटोन और इकोटाइप, इसके बाद हम लोग एज इफेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे। एक्चुअली में इकोटोन के साथ हम एज को रख सकते थे, पर इकोटोन को एक्सप्लेन करने में एक फिनोमिना जो है इकोटाइप का, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़रूरी लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा। तो आज का कंटेंट जो हमारा है वो है इकोटोन, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोटोन, फॉर्मेशन ऑफ इकोटोन, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोटोन, इकोटाइप क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोटाइप क्या है और एग्जाम्पल्स ऑफ इकोटाइप क्या है। क्योंकि इकोटाइप ये सब चीज़ें बहुत शॉर्ट में आती हैं, परंतु मैं इसको डिस्क्राइब पूरी तरह से करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप इसको यहाँ के डिस्क्रिप्शन से संतुष्ट होंगे। तो इकोटोन, जैसा कि मैंने बताया, एक ट्रांजिशनल जोन है। जोन कह लीजिए, एरिया कह लीजिए, होराइजन कह लीजिए। ये ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम है, चाहे फॉरेस्ट का हो चाहे ग्रासलैंड का हो। एक इकोसिस्टम फॉरेस्ट का रख लीजिए, एक ग्रासलैंड का रख लीजिए, या आप एक टेरेस्ट्रियल रख लीजिए, एक एक्वाटिक रख लीजिए, या आप एक लोटिक रख लीजिए इकोसिस्टम, एक लैंटिक रख लीजिए इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का भी वीडियो आई बटन में आपको मिलेगा, उसको भी आप देखिएगा। अब ट्रांजिशन जोन तो दोनों में होंगे भाई। नदी का कोई तट होगा, किनारा होगा, तटबंध होगा, तो उस तटबंध से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम शुरू होगा, और जहाँ से तटबंध खत्म होगा, नदी शुरू होगी, तो वहाँ नदी का इकोसिस्टम लगेगा, लोटिक या लेंटिक जो लगना हो। नदी बह रही है तो लोटिक लगेगा, ठहरी है तो पॉन्ड टाइप का है तो लेंटिक लगेगा। अब इन दोनों के बीच में जो फ्लड प्लेन आप मान लीजिए नदी का, तो वो ट्रांजिशन जोन कहलाएगा। वहाँ पर दोनों तरीके के स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे, खास करके एम्फीबियंस। कछुआ सबसे सरल एग्जाम्पल है। देखिए, एनवायरमेंटल साइंस में आप हर चीज़ को सामने देख रहे हैं, पर आपको ये नहीं मालूम है कि ये जो आप देख रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस यही है। और यही इसकी खूबसूरती है इस सब्जेक्ट की। आप हर चीज़ देखते हैं। आप नदी में देख रहे हैं, नदी से एक कछुआ निकल रहा है या समुद्र से निकल रहा है। अब समुद्र में भी कछुआ पाया जाता है, नदी में भी पाया जाता है, और पॉन्ड में भी पाया जाता है, वाटर का ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सब जगह कछुआ है। तो कछुआ जो है आपका नदी से निकला। अब चूंकि वो एम्फीबियन है, मतलब कि नदी में भी रह सकता है और पानी धरती पे भी। तो नदी से निकल कर बाहर आया, उसने अंडे दिए, अंडे को उसने कवर किया, फिर वो अंडे धीरे धीरे हैच होने के बाद से उनकी जो है वो बाहर निकले। बाहर निकल कर कुछ तैर तैर के समुद्र में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये जीवन चक्र है, ये जीवन चक्र है। और यह जीवन चक्र किस पॉइंट पर हो रहा है? इकोटोन पर हो रहा है। एक ट्रांजिशन जोन जो फैसिलिटेट करता है दोनों ही इकोसिस्टम को आपस में कोलाइड करे, कोलैप्स करे, इंटरमेंगल्ड करे और नए स्पीशीज़ की फॉर्मेशन हो। क्योंकि जीवन जो पर्यावरण के अंदर के हम जीवन को पढ़ते हैं वो एक्सप्लोरेशन का मतलब है, उसका मतलब एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करना। अगर हम मनुष्य को देखें तो हमको विकसित होने की ज़रूरत है, हमको विकसित होने की ज़रूरत है। अभी हम विकसित नहीं हो रहे हैं। वी आर डिलीवर्ड बट नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। अगर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होते तो सारे फसाद ही खत्म हो गए होते। यही ट्रांजिशन जोन नए स्पीशीज़ का निर्माण करती है ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और सक्सेशन के दो सीरीज़ के बीच में भी ये पाया जाता है। इसीलिए मैं कहा सक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल टू सिंगुलैरिटी। जैसे फिजिक्स में सबसे बेहतरीन टॉपिक्स में एक आता है सिंगुलैरिटी, एक आता है ब्लैक होल, कॉस्मॉस। और उसी तरह इन्वायरमेंट में भी है, कॉस्मॉस इन्वायरमेंट भी है। एमएससी सेकेंड ईयर में कॉस्मोलॉजी है। तो अब उसी तरह ये इकोसिस्टम, दो इकोसिस्टम का ट्रांजिशन जोन इकोटोन, दो बायोम का ट्रांजिशन जोन इकोटोन। अब बायोम की बात की जाए, बायोम पे भी एक वीडियो बन रहा है, बहुत बड़ा है वो। बायोम पे जो बन रहा है, ग्लोबल बायोम को कंसीडर करके मैं बना रहा हूँ। तो बायोम बहुत बड़ी चीज़ है, मल्टीपल इकोसिस्टम। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के सारे, टेरेस्ट्रियल के सारे इकोसिस्टम को एक साथ जोड़ लें, टेरेस्ट्रियल में कौन आएगा? ग्रासलैंड, केव, टुंड्रा, टाइगा, ये सब इकोसिस्टम आएंगे। अभी सोच रहे टुंड्रा टाइगा बायोम होगा, बायोम भी है, इकोसिस्टम भी है। तो ये सारे के सारे केव, डिजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सारे एक तरफ एक कलेक्टिव जोड़ दीजिए। लोटिक, लेंटिक, एस्चुरीज, मेराइन, ओशियन, इसको एक जोड़ दीजिए तो ये दो बायोम हो गया। ग्लोबल लेवल पे बायोम है ये। ये दो बायोम जहाँ मीट करेंगे वहाँ इकोटोन होगा। इकोटोन वह क्षेत्र है जहाँ पे प्रकृति खुद में एक लेबोरेटरी है, एक जो है बायोलॉजिकल लेबोरेटरी, जहाँ पे इवोल्यूशन के नए सिद्धांत जन्म लेते हैं। और इन्हीं सिद्धांतों की विवेचना करते हुए हम पर्यावरण को पढ़ते हैं और पर्यावरण को देखते हैं। इसीलिए पर्यावरण की जो विषय का हर टॉपिक है वो तमाम सब्जेक्टों में पढ़ाया जाता है, परंतु वहाँ के और सब्जेक्ट के नोट्स में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है, क्योंकि देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। अभी तक तो आप इकोटोन को नोट्स बनाते थे, पर अब आप देख रहे हैं इकोटोन ट्रांजिशन जोन के रूप में कैसे काम कर रहा है, और यही खूबसूरती है इसकी। अब इकोटोन जो है, डिबोर्नियर ने इसको दिया था 1968 में, पर ऐसा नहीं है कि इकोटोन के बारे में जानकारियाँ हमारे वैज्ञानिकों को पहले से नहीं थी। हमारे वैज्ञानिक इस पे बहुत पहले से काम कर रहे थे। और यह जो है शुरुआत इसकी, ये लिविंगटन ने शुरू की 1903 से, और क्लेमेंट 1905 में इस पे काम कर रहे थे, फ्रेडरिक क्लेमेंट, जिन्होंने खुद सक्सेशन दिया। अब ये ट्रांजिशन जोन किसी भी स्पेसीज के नए स्पेसिएशन प्रणाली को इनिशिएट करता है। इन लैंडस्केप इकोलॉजी इकोटोन को दो पैच के बीच का एरिया बताया गया जो इकोलॉजिकल कंपोजिशन है। अब दो पैच क्या है? अब चाहे दो पैच कुछ नहीं है, दो पैच चाहे आपका एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम रख लीजिए, चाहे ग्रासलैंड रख लीजिए, चाहे दो इकोसिस्टम आप लोटिक रख लीजिए, एक लोटिक एक लंटिक,
लोटिक और लेंटिक इकोसिस्टम के बीच में भी इकोटोन होगा, ये जान लीजिएगा। लोटिक और लेंटिक के बीच में भी इकोसिस्टम के इकोटोन पाया जाएगा। लोटिक बायोम और लेंटिक बायोम जहाँ होंगे वहाँ भी इकोटोन पाया जाएगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, इकोटोन वह जगह है जहाँ पे प्रकृति अपने रचनाओं को चरम पर ले जाती है, चरम पर। और जब प्रकृति किसी रचना को अपने चरम पे ले जाती है तो वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के नियम को फॉलो करता है, क्योंकि वो दोनों ही तरह के प्राकृतिक कंडीशनों को अडॉप्ट कर सकता है। देखिए, इसमें नोट्स तो बना ही है, ये जो आपको लिखा है यही नोट्स है, मेरा नोट्स है ये, और इसको आप सीधे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कॉपीराइट नहीं इसमें लगाया हूँ मैं, न लगाऊंगा, न मुझे इसके मोनेटाइजेशन की चिंता है। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए हूँ, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। बस जिस दिन कोरोना का ये सिस्टम ख़त्म हुआ उस दिन फिर अपनी क्लास शुरू होगी क्लासरूम में, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो अब जो आपका 2 पैच है, इन 2 पैचों के बीच में जो इकोलॉजिकल कंपोजिशन है वो नया स्पीसीज सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के नियम को फॉलो करते हुए नए सक्सेशन को प्रारूप को जन्म देगा। इस समय हम जो धरती पर सक्सेशन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इस समय जो हम सक्सेशन को धरती पर देख रहे हैं ये सब सीरीज सक्सेशन है, सेकेंडरी सक्सेशन। धरती के शुरुआत में जो सक्सेशन हुआ वो प्राइमरी था, धरती के शुरुआत में जो सक्सेशन हुआ वो प्राइमरी था। बहुत बड़े पैमाने पे मैं बात कर रहा हूँ, धरती की बात कर रहा हूँ। धरती के शुरुआती समय में जो सक्सेशन देखे हम, पहला स्पीसीज इंटरवेन हुआ धरती पर, इन्वेड हुआ, जो आपका साइनोबैक्टीरिया और जो है आपका कोसर्वेट्स का निर्माण होना शुरू हुआ, नए नए इवोल्यूशनरी कंसेप्ट का निर्माण शुरू हुआ। वहाँ पर वो सक्सेशन प्राइमरी था, पर 6.5 करोड़ साल पहले उल्कापिंड के टकराने पर हमारी धरती पे जब उल्कापिंड टकराया, अभी तक का सबसे बड़ा टक्कर था वो, टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, दूसरा बड़ा टक्कर था। पहले टक्कर पे चंदा मामा बने। जब ये टक्कर हुई तो टक्कर के कारण उल्कापिंड में पाया जाने वाला इरेडियम उड़कर हवा में धूल के कणों के साथ ऊपर पहुंच गया वायुमंडल में, हमारे ट्रोपोस्फियर में, और फिर ये बादल में शामिल होकर पूरे धरती पर बरसा, पूरे धरती पर बरसा, जिससे तमाम वनस्पतियां नष्ट हो गई। और इन वनस्पतियों के नष्ट हो जाने के कारण इनके ऊपर डिपेंडेंट जो आपके हेटेरोट्रॉप्स थे वो विलुप्त हो गए। यहीं से आइंस्टीन के दिमाग में एक विचार आया कि यदि परागण को हम कंट्रोल कर दिए, रोक दिए, परागण पर इम्पैक्ट पड़ा, तो मानव सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि पॉलिनेशन न होने से नए जो है आपका खाद्यान्न आपका गड़बड़ा जाएगा, फसलें नष्ट होने लगेंगी। परागण की आवश्यकता तो हर जगह है। तो प्रोड्यूसर को कंजर्वेशन करना, ज़्यादा फोकस करना इसीलिए ज़रूरी है। क्योंकि हमारे लिए क्यों हम लोग कहते हैं पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर हमारे पास प्रोड्यूसर लेवल गिर गया तो पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, पूरा इकोलॉजिकल पिरामिड ही गिर जाएगा, ढह जाएगा पिरामिड। क्योंकि प्रोड्यूसर को ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर 1, ट्रॉपिक लेवल का 2 जिसको कहते हैं आप, वो ख़त्म होगा क्योंकि वो उससे डायरेक्ट निर्भर है, और उसकी निर्भरता जो है सेकेंडरी कंज्यूमर पे है। सेकेंडरी कंज्यूमर ख़त्म हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर ख़त्म हो गया तो टॉप कंज्यूमर क्या करेगा, जिंदा रह पाएगा? नहीं। यही चीज़ होती है, और इसीलिए हमको पर्यावरण को अलग तरीके से देखने का नज़रिया मिलता है जब हम इकोटोन को देखते हैं।
क्योंकि नेचुरल, अगर आपको प्रकृति की लेबोरेटरी देखनी है तो किसी इकोटोन में जाइए, आप किसी ट्रांजिशन जोन पर खड़े होइए, आपको प्रकृति की लेबोरेटरी दिखेगी। और इससे महान कुछ नहीं। किसी भी सेल को, आप सिंपल एक एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं, किसी भी सेल को ऐसा ऑपरेट कीजिए कि वो अपनी ही कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बन जाए, अपनी ही कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बन जाए, डुप्लीकेट बना दे। तो इस तरीके को हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम डीएनए को जो है क्या करते हैं कि उसको कई सीक्वेंसिंग तैयार कर देते हैं, उसकी कई कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज बना देते हैं। सेल को अगर हमको सेल मिल जाए, सिंगल सेल को अगर हमको मल्टी सेलुलर बनाना हो, आधी दुनिया का पैसा खर्चा हो जाएगा। और प्रकृति ने सबसे पहली लेबोरेटरी समुद्र में बनाई, और समुद्र में जो लेबोरेटरी बनी, उस लेबोरेटरी की खासियत थी कि उसने एक सेल को ऐसा तोड़ा कि वो अपनी ही कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी में कन्वर्ट हो गया। सिंगल सेल टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बनना कितनी खूबसूरत चीज़ है। आप नहीं बना पाएंगे, पर प्रकृति ने उसको बना दिया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते ही जीवन की शुरुआत हो गई। जीवन एक नए दृष्टिकोण में आया, एक नए आयाम में आया, और उस आयाम में जहाँ ये विभिन्नताएं जन्म लें, वो जरूर शर्तिया इकोटोन होगा, और कहीं ले ही नहीं सकती हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप अभी बोल रहे हैं कि समुद्र में हुआ, सारे समुद्र तो एक ही जैसे हैं, तो इकोटोन कैसे डिफरेंशिएट हो गया? सही सवाल है। अगर ये सवाल आपके दिमाग में उठा तो अब तक के सारे वीडियो आपने 100% देखे हैं। समुद्र जो है वह डिफरेंशिएट करता है सैलिनिटी के आधार पर। हर समुद्र का अपना सैलिनिटी है, और जहाँ दो अलग अलग समुद्र हैं वो जहाँ मिलते हैं वहाँ की सैलिनिटी लेवल अलग है। ब्लड में भी वही समुद्र के कंपोनेंट पाए जाते हैं जो समुद्र के एक बूंद पानी में है। आपका एक बूंद आप छोड़िए, मेरा एक बूंद खून लीजिए, और मेरे एक बूंद खून का जो कंपोजिशन होगा ब्लड का, वही एक बूंद पानी में भी होगा समुद्र के। मतलब क्या हुआ? जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई है, मतलब वो लेबोरेटरी समुद्र में थी, मतलब कि वो लेबोरेटरी उस जगह थी जहाँ पे इकोटोन होगा। वहीं पर ऐसे जीवट स्पीसीज पैदा हो सकते हैं। इसीलिए इकोटोन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और इसीलिए इकोटोन को मैंने एच के साथ न रख के इकोटाइप के साथ भी रखा, क्योंकि नज़रिए को हमको थोड़ा और ब्रॉड करके देखना है, और वो चीज़ मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। इकोटोन के जो भी स्पीसीज होंगे इनका कैरेक्टरिस्टिक डुअल होगा। जैसे मैं कछुए का एग्जांपल दिया, कछुआ मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत ही प्यारा जानवर है, और मुझे वो कछुआ जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है देख के। एक उसके ऊपर सेल होता है, वो उसको प्रोटेक्शन देता है, तो मुझे ये स्पीसीज बहुत प्यारा लगता है। तो कछुआ क्या है कि कछुए का एग्जांपल इसीलिए मैंने चुना। और भी बहुत सारे स्पीसीज हैं, बहुत सारे हैं, सैलेमेंडर है, क्रोकोडाइल्स हैं, बहुत सारे हैं, पर मुझे कछुआ अच्छा लगा इसलिए मैंने कछुए का नाम यहाँ पे लिया। कोमोडो ड्रैगन, सैलेमेंडर जो इसको मैं भूल गया, वो इट इज़ कोमोडो ड्रैगन। फिर इसके बाद से अब आप ये देख रहे हैं, यही चीज़ मैं बता रहा था अभी, दो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में, वहाँ पर इकोटोन में हमेशा स्पीसीज रिच होगी। क्यों होगी? वो क्योंकि वही तो नेचुरल लेबोरेटरी है। अब आपसे पूछे कोई कि प्रकृति की नेचुरल लेबोरेटरी कहाँ है, तो नाउ यू हैव आंसर। इससे पहले आपको नहीं मालूम था, और इससे पहले किसी वीडियो में कहीं बताया नहीं गया। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोटोन। इकोटोन की क्लासिफिकेशन 3 तरीके से होती है: एब्रप्ट, शार्प और इंटरमीडिएट। एब्रप्ट, शार्प, इंटरमीडिएट, 3 प्रकार के महत्वपूर्ण इकोटोन होते हैं। एब्रप्ट क्या है? एब्रप्ट मतलब कि 2 इकोसिस्टम
फॉरेस्ट और ग्रासलैंड ले लें या एस्चुरी ले लें या कोई भी इकोसिस्टम आप ले लें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इकोसिस्टम का वीडियो आप देख लीजिएगा ऊपर और आई बटन में आएगा, और उसमें से आप कोई भी इकोसिस्टम चुन लीजिए, कोई भी, आप स्वतंत्र हैं, कोई भी इकोसिस्टम चुन लीजिए, चाहे आप ग्रासलैंड चुन लीजिए, चाहे फॉरेस्ट चुन लीजिए, चाहे एक्वाटिक में लोटिक चुन लीजिए, चाहे लेंटिक चुन लीजिए, चाहे सैलिनिटी के आधार पर डिफरेंशिएशन चुन लीजिए। दो इकोसिस्टम हैं, अगर वो एक पतली सी बाउंड्री से सेपरेशन होता है, पतली सी बाउंड्री से पे एक पॉइंट पे सेपरेट होते चले जा रहे हैं, तो इसको हम अब्रप्ट इकोटोन कहते हैं। बहुत ही नैरो ट्रांजिशन जोन, बहुत ही नैरो, ये आप देख रहे होंगे, एक मैं पेन ले लूँ जरा, बहुत ही नैरो, देख रहे हैं, बहुत नैरो है ट्रांजिशन जोन। अब यही ट्रांजिशन जोन के अगर हम फैलाव की बात करें, यही दो ट्रांजिशन जोन है, अब इसका ये जो फैलाव होगा, ये जो गैप आप देख रहे हैं बीच में, ये इसी को हम एज में पढ़ेंगे, इसी को हम एज में पढ़ेंगे। तो अब दो इकोसिस्टम में अगर नैरो है ट्रांजिशन जोन, तो स्पीसीज जो यहाँ पे बनेंगी वो उतनी रिच नहीं होंगी जितनी होनी चाहिए। यहाँ पे उतना रिच कम्युनिटी आपको स्पीसीज का नहीं मिलेगा, डाइवर्सिटी उतनी नहीं मिलेगी। कहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इकोटोन की बात कर रहे हैं, हम ध्यान रखिएगा उस पॉइंट पे, उस लाइन पे, इस लाइन पर हमको जो स्पीसीज मिलेगा वो ए का भी मिलेगा और बी का मिलेगा, दोनों का मिला जुला स्पीसीज यहाँ मिलेगा, परंतु यह जो स्पीसीज है वो उनकी संख्याएं ज़्यादा नहीं होंगी, संख्याएं ज़्यादा नहीं होंगी। फिर आइए शार्प, शार्प मतलब कि एब्रप्ट से भी कम, एब्रप्ट से भी बहुत कम। दो इकोसिस्टम हल्का सा कहीं मिल रहे हों, जैसे सैलिनिटी के आधार पर दो नदियां मिल जाएं, या दो समुद्र के पानी मिल रहे हों, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, या अटलांटिक या अंटार्कटिक, कोई ओशन दो मिल रहे हैं कहीं, या मेडिटेरियन सी मिल रहा है, पर्शियन गल्फ से मिल रहा है कहीं, या बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन से मिल रहा है। जैसे कन्याकुमारी में आप जाइए, मैं गया हूँ कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में जाइए तो कन्याकुमारी माता जी के मंदिर के एक किनारे जो है वो एक रैम्पेज बनाए हुए हैं, वो क्या कहते हैं उसको, बोल्डर्स का सड़क बना है। उस सड़क पे मैं सबसे लास्ट में खड़ा था और वहाँ से मुझे स्पष्ट दिख रहा था दो अलग अलग कलर के पानी आपस में मिल रहे हैं, और जब मैंने अपने मोबाइल को जूम किया तो ताजुब करेंगे, मुझे विजिबल हो रहा था तीन पानी मिल रहे हैं, तीन अलग अलग नदियों वहाँ पे समुद्र मिलते हैं, साफ दिखते हैं। अब जो शार्प इकोटोन है वो बहुत माइन्यूट, एक दो स्पीसीज कंपोजिशन आपको, एक स्पीसीज या दो स्पीसीज कंपोजिशन आपको मिलेंगे, वेरी शार्प, बहुत हल्का सा रिलेट करेंगे, बहुत हल्का सा। इसमें क्या है, दो इकोसिस्टम रिलेट करेंगे बहुत अच्छे से, सरलता से। जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, तो ये इंटर रिलेशनशिप जो है ये आपको एब्रप्ट में दिखेगा, इसमें आपको बहुत माइनर दिखेगा, बहुत माइनर, हल्का सा कहीं टच होकर निकल गए दो इकोसिस्टम। जैसे कि इस तरह का इकोसिस्टम का आपको एग्जांपल बताएं हम, केव इकोसिस्टम और आपका जो है लोटिक या लेंटिक, एक्वाटिक। केव में जो आपका अंदर वाटर होता है गुफाओं में, और उस गुफा का जो रिलेशनशिप है, या गुफा का फॉरेस्ट से रिलेशनशिप, केव इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो हल्का सा रिलेशनशिप है,
बहुत हल्का, माइनर, तो वो इसका एग्जाम्पल शार्प इकोटोन का बनता है। इंटरमीडिएट इकोटोन सबसे हेल्दी डाइवर्स एरिया बनाती है, सबसे हेल्दी डाइवर्स एरिया। इस तरह का इकोसिस्टम दो बायोम के बीच में देखने को मिलता है, दो अलग अलग बायोम आपस में इंटरेक्ट करें, ब्रॉड ट्रांजिशन जोन बनेगा, ब्रॉड। इसमें आप देखें, इसमें दो रिवर और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, जैसे नदी है और नदी के किनारे जो है आपका कहीं नदी बह रही है तो आप ट्रांजिशन जोन देखेंगे तो आपको लैंड एरिया दिखेगा, या तो ग्रास लैंड और या तो फॉरेस्ट, कहीं हल्का हल्का टच होता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं। परंतु यहाँ पर इंटरमीडिएट इकोटोन में ब्रॉड ट्रांजिशन जोन होते हैं, और ये जो एरिया आप बीच में एरो देख रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको एज को साथ में नहीं रखा, यही एज कहलाता है, एज इफेक्ट। अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अब फॉर्मेशन ऑफ इकोटोन, इकोटोन बनता कैसे है ये जान लीजिएगा। इंटरमीडिएट इकोटोन बायोम के केस में लगता है। फॉर्मेशन ऑफ इकोटोन क्या है? इकोटोन में बी क्रिएटेड बाय नेचर और बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। नेचुरल तो हम सभी जानते हैं कि नेचर एग्जिस्टिंग के कारण ही बनता है, पर एंथ्रोपोजेनिकली कैसे बनता है? एंथ्रोपोजेनिकली ऐसे बनता है कि ह्यूमन खुद जो है एग्रीकल्चरल लैंड एरिया के लिए फॉरेस्ट में इन्वेड कर रहा है, फॉरेस्ट एरिया को मिनिमाइज कर रहा है, क्योंकि आपकी जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, तो आपको खाना भी तो चाहिए, कई दिन मैगी खा के जिंदा रहेंगे। तो अब इस फॉरेस्ट एरिया को इंक्रोच कर रहा है, तो वो जो ट्रांजिशन जोन है वो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के कारण हो रहा है। अक्सर सुनने में आता है जंगल के हाथी आपके खेतों में घुस गए। अरे जंगल काट के खेत बनाओगे तो जंगल के हाथी तो मान लीजिए 100 हाथी हैं, कल को 105 होंगे, तो उनकी संख्याएं बढ़ेंगी तो वो तो आपके तरफ आएंगे ही आएंगे। तो ये जो ट्रांजिशन जोन है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी वाला, ये बहुत डेंजरस है, ये दोनों ही स्पीसीज के लिए खतरनाक है। फिर नेचुरल फैक्टर इंक्लूडिंग एबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूडिंग सॉइल कंपोजिशन, पीएच, सैलिनिटी, मिनरल कंटेंट, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक, मेट्रोलॉजिकल ट्रांजिशन जोन्स एंड मोबिलिटी ऑफ स्पीशीज। एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो भी काम करते हैं इकोटोन के निर्माण में। सॉइल का कंपोजिशन, जैसे कि एबायोटिक में कौन आएंगे? मुख्यतः सॉइल का कंपोजिशन। सॉइल का कंपोजिशन चेंज हो गया, स्पीसीज चेंज हो जाएंगे, माइग्रेशन होगा, सक्सेशन में याद आया, माइग्रेशन होगा, मोबिलिटी ऑफ स्पीसीज होगी, सीड जर्मिनेशन जो होना चाहिए जिसके लिए वो इन्वायरमेंट था, वो इन्वायरमेंट मॉडिफाई हो चुका है, तो दूसरा स्पीसीज उस पर आकर ग्रो करेगा। सॉइल के कंपोजिशन चेंज हो जाने पर ऐसा होता है। पीएच क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? पोटेंशिया हाइड्रोजेनाई। पीएच के जरा से बदलाव पे अल्कलिनिटी और सैलिनिटी में अंतर होता है, और एल्कलिनिटी सैलिनिटी में अंतर होते ही पैदावार, फसल सब चेंज हो जाती है, सारा कुछ चेंज हो जाता है। कोस कोस पे पानी बदले 7 कोस पे बानी कहा गया है। फिर सैलिनिटी की बात क्या? फिर मैंने मिनरल कंटेंट्स, जैसे जैसे उसके मिनरल कंटेंट्स चेंज होंगे इकोटोन अलग अलग होता चला जाएगा। मिनरल कंटेंट के भी आधार पे इकोटोन, देखिए मैं समुद्र में बता रहा था ना, समुद्र की जो सैलिनिटी है उसके आधार पे भी अब्रप्ट चेंज होता है। क्लाइमेटिक फैक्टर तो आप क्लाइमेट को समझ ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लाइमेटिक फैक्टर के कारण 30 डिग्री के बाद कॉनिफेरस शुरू हो जा रहा है, डिसीडियस। फिर उसके बाद से आपका इधर चलेंगे 30 डिग्री के तो आपको डिज़र्ट मिलना शुरू हो जाएगा, 0 तक में डिज़र्ट एरिया आने लगेंगे। जैसे जैसे पहाड़ पर चलेंगे आपको ग्रासलैंड से, तो आपको ये ट्रीज चेंज होने लगेंगे, उनकी कनापी चेंज हो जाएगी, उनका बेसल कवर एरिया चेंज हो जाएगा, उनका लीफ एरिया इंडेक्स चेंज हो जाएगा, उनको इकोलॉजिकल टूल से मेजर करने का तरीका अलग हो जाएगा। ग्रासलैंड में रहेंगे तो कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ रहेंगे तो लाइन ट्रांजिट, लूप ट्रांजिट का इस्तेमाल होगा, बेल्ट ट्रांजिट का इस्तेमाल होगा, है। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिर इसके बाद से टोपोग्राफी आता है। अब टोपोग्राफी पूछिए कैसे आ गया इकोटोन
बहुत मज़ेदार उदाहरण है। एक ही पहाड़ है, एक तरफ कश्मीर की वादियाँ, एक तरफ लद्दाख। हुआ ना अंतर टोपोग्राफिकली, एक तरफ कश्मीर की वादी, एक तरफ लद्दाख। देख रहे हैं अंतर, डिफरेंशिएशन बहुत बड़े पैमाने पर देखिए। फिर इसके बाद से मेट्रोलॉजिकल ट्रांजिशन जोन होता है। मेट्रोलॉजिकल ट्रांजिशन जोन मतलब कि रेनफॉल पैटर्न के आधार पर, ह्यूमिडिटी के आधार पर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में डिफरेंशिएशन, तो वहाँ पे भी आपको इकोटोन देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आपका मोबिलिटी ऑफ स्पीसीज, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स, बहुत सारे स्पीसीज मोबाइल, एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं, यात्रा करते हैं, बहुत सारे करते हैं। बहुत सारी चिड़ियाँ होती हैं, साइबेरियन बर्ड्स, साइबेरिया में, और कहाँ, इंडिया। और तो और मोबिलिटी ऑफ स्पीसीज, नया लेटेस्ट एग्जाम्पल टिड्डी, टिड्डी दल, इसको क्यों भूल गए, ये भी तो स्पीसीज है। और टिड्डी दल का और इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ये भी जान लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है इनका माइग्रेशन। फिर एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटी है वो सीधा पेड़ को काटना ही है। ह्यूमन बीइंग सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए बना है। पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई कहे ना तो ह्यूमन पॉपुलेशन है। हम केवल नुकसान करने के लिए जन्म लिए हैं। इस धरती को हम कुछ दें ना दें, इसका नुकसान, इसका जो है हम सत्यानाश जरूर करेंगे एक दिन। अभी देखिए चीन ने कोरोना से सत्यानाश करना शुरू किया, इसके पहले हम एटॉमिक बम और वो सब बना के फोड़े हैं। स्पीसीज़ों को विलुप्त करते चले जा रहे हैं प्रदूषण के कारण। ये सत्यानाश ही तो है, और क्या है। मास डिस्ट्रक्शन, मास जो डैमेज होगा वो यही है, ह्यूमन रेस। हम खुद ही ह्यूमो सैपियंस, सैपियंस नाम रख लेने से, किसी का नाम अगर बुद्धिमान रख दिया जाए तो बुद्धिमान नहीं हो जाता है, समझ रहे हैं। कालिदास जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, आखिर वो भी तो होमो सैपियंस सैपियंस थे, और वही हम भी लोग हैं, वही काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे हम सक्सेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे, जैसे जैसे हम इकोसिस्टम को डेटोरेट करते चले जाएंगे, जैसे उसी तरह हम इकोटोन को, एज इफेक्ट को, सबको नष्ट करेंगे। वही है हम। हमारा नाम होमो सैपियंस सैपियंस होने से होमो सैपियंस बुद्धिमान मैन नहीं हो जाएंगे। वी आर कालिदास, नथिंग एल्स। और वो भी कालिदास कब? अभिज्ञान शकुंतलम के लिखे जाने से पहले। राजकुमारी विद्योत्तमा से उनका विवाह हुआ था, और उसके बाद की कहानी में उनको जो है उन्होंने समझाया, ज्ञान दिया, तो वो बहुत बड़े कवि बन गए। फिर अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और सारी रचनाएं उन्होंने कर डाली, और भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। और वो भारत का जो शेक्सपियर हैं उनके भी, समझ लीजिए, वो जो अंग्रेज़ों के शेक्सपियर हैं उनके भी वो बाप निकले। भारतीयों को बस ये है कि उनको याद दिलाना पड़ता है कि बजरंगबली जी आप समझो इसको, बस देखो कैसे समझते हैं। तो पर अभी हम लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी हम लोग जिस डाल पे बैठे हैं उसी को दया कुल्हाड़ी एक एक कंपोनेंट डिग्रेड कर रहे हैं। पीएच सॉइल का, खेत में पैदावार नहीं हो रही, छींटे रहो यूरिया, छींटे रहो खाद, छींटे रहो पेस्टिसाइड, और फिर पेड़ क्या कर रहा है, वही आपको अनाज के रूप में दे रहा है, कल खाओ। तो रोपे पेड़ बबूल के, आम कहाँ से होए, जहर बोएंगे तो जहर खाएंगे। सॉइल को हम डिटोरिएट कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, और खेतों को जलाना आउट ऑफ माइंड हो गए हैं, जिसको कहते हैं इंसेन हो जाना। भाई आप अपने खेत में पराली जला रहे हो, आपको मालूम है आप पराली जो जला रहे हो इससे आपके खेत की उपज गिर जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी का कुछ नहीं करना है, वो आपके ऊपर रोटी सेकेंगे बस, पर आप नुकसान किए अपने खेते का कर दिए, खेत का नुकसान कर दिया आप पराली जला के। पर्यावरण को तो छोड़ दीजिए, उसको तो देखेंगे पर्यावरण मंत्री लोग, पर आप अपने खेत का नुकसान मत कीजिए। पराली जला दिए, टॉप सॉइल का माइक्रोफ्लोरा नष्ट करते चले जा रहे हैं, और फिर पैदावार गिर जाएगी, 100% गिरेगी। हमसे आप लिखवा के ले लीजिए।
कोई भी विद्वान कहता हो एग्रीकल्चर का, अगर इस बात से एग्री न रखता हो तो बताए हमें, 100% गिर जाएगी। आप जलाते जाइए सॉइल का टॉप फ्लोरा, खत्म हो जाएगा। एक सॉइल को बनने में 1000 साल से ज़्यादा लगता है प्रोडक्टिव। एक सॉइल को प्रोडक्टिव बनने में 1000 साल से ज़्यादा लगता है, और हम खाली अपनी निजी स्वार्थ के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हैं। और एक दिन नहीं, आने वाली पीढ़ियां इसी का खामियाजा भोगेंगी। अभी तो आप मास्क लगा के चल रहे हैं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भी चलेंगे। महत्व तो क्या है इकोटोन का? इकोटोन का जो महत्व है वो है कि ये कई तरह के स्पेशियल स्केल जो है पे आता है। इकोटोन कई स्पेशियल स्केल मतलब कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं बोल दिया मैंने, सॉरी, कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं बोल दिया। स्पेशियल स्केल मतलब होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर आपका जो है इलाका, पर्टिकुलर कॉलम, जिस कॉलम पे आप अपनी खेती कर रहे हैं, जिस कॉलम पे आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, जिस कॉलम पे आप इकोटोन को देखना चाहते हैं, चाहे वो एब्रप्ट हो, चाहे वो आपका शार्प हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो। इकोटोन की 1 सेंटीमीटर से शुरू होकर कई किलोमीटर तक हो सकता है, 1000 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक इकोटोन हो सकता है। अपीयरेंस ऑफ इकोटोन डिपेंड करता है कि इस तरह के स्केल पे आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कई 1 सेंटीमीटर का भी इकोटोन होता है, मालूम है? 1 सेंटीमीटर का भी इकोटोन होगा, 1 मिलीमीटर का भी इकोटोन हो सकता है। एब्रप्ट इकोटोन जो होता है और शार्प इकोटोन शार्प इकोटोन होगा, वो 1 मिलीमीटर का भी हो सकता है। अरे रेक्टिफायर इकोसिस्टम सैलिनिटी के आधार पे, मान लीजिए कि एक खेत में आधा एरिया जो है उसका सॉइल, 2 खेत आपस में मिल रहे हैं, ठीक, इंड्यूस्ड सक्सेशन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सक्सेशन को समझ लीजिएगा। अब ये क्या है, आधा जगह मिल रहा है, एक तरफ का सॉइल सलाइन हो गया, दूसरे तरफ का सॉइल नॉर्मल पीएच का है, तो बीच में जो मेड़ है वो चाहे मिलीमीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, वहाँ पे भी इकोटोन होगा। 2 खेत के बीच का भी इकोटोन होता है। अब इकोटोन का क्या महत्व है? ये हमको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रदान करता है। ये नेस्टिंग ऑफ स्पीसीज के लिए बहुत अच्छा है, जैसे मैं बताया अभी कछुआ के बारे में और जो है अलग अलग स्पीसीज के बारे में। इसके बाद से जो इकोटोन होता है वो जीन फ्लो, पॉपुलेशन इकोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो आपको उसमें बताएंगे। जीन फ्लो नए तरीके के जेनेटिक मेकअप को डेवलप करता है, नए तरीके का स्पेसिएशन, यही चीज़ स्पेसिएशन है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिएशन में मदद करता है। दे कैन एक्ट एज एन बफर जोन, ये एक बफर जोन भी होता है इकोसिस्टम का। किसी भी 2 इकोसिस्टम में एक बफर जोन ये हो सकता है। एग्जाम्पल वेटलैंड। वेटलैंड क्या है? वह भूमि जो साल भर पानी में भीगी रहे, डूबी रहे, और वह वेटलैंड पॉन्ड भी हो सकता है, पर पॉन्ड इज नॉट अ वेटलैंड। वेटलैंड की एक खासियत है, 6 सेंटीमीटर से ऊंची उसमें तरंगे न उठे। वेटलैंड अलग साइट होता है, हालांकि वेटलैंड वह एरिया होता है जो वेट हो। यू कैन कंसीडर अ पॉन्ड अ वेटलैंड, यू कैन कंसीडर। केरल में जाएंगे, वेम्बनाड लेक सबसे बेहतरीन वेटलैंड कैटेगरी में आता है। वेटलैंड में आएगा स्वैम्प आएगा, मार्शी आएगा, ठीक है, मार्शी आएगा, शैलो आएगा। तो वेटलैंड में पानी भरा रहना चाहिए। अब ये वेटलैंड क्या है?
एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के बीच का ट्रांजिशन यूनिट है। और ये क्या करता है, बारिश के दौरान सारे पानी जो पोल्यूटेंट बह के आते हैं एग्रीकल्चरल लैंड एरिया से, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत होती है और इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस है। हम वेटलैंड को पाट के, यहाँ गड्ढा देखिए, अरे पाट के घर बना लो। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता था, वो सारे पोल्यूटेंट को उस इलाके के सोख लेता था। हमने उसको पाट दिया। अब पानी बरसेगा तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा, आपके घर ही में तो जाएगा। पहले वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता था, भूगर्भ जल को रिचार्ज कर देता था। अब वेटलैंड है नहीं तो वो नाली में जाएगा, या तो आपके घर में घुसेगा बारिश का पानी। वही हम लोग हैं कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम हम लोग नहीं लिख पाएंगे, ये भी जान लीजिए आप, क्योंकि जिस पेड़ को डाल को हम लोग काट रहे हैं वह पूरी की पूरी धरती है। हम लोग अभिज्ञान शकुंतलम वाला नहीं लिख पाएंगे, मेघदूतम की रचना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जिस डाल को काट रहे हैं वही जीवन का उतना हिस्से है हमारे हिस्से में। प्रकृति ने सबके लिए डिजाइन कर रखा है कौन कितने इलाके में रहेगा। इकोटोन क्या है फिर, इसका और महत्व क्या है? यह एक सेंसिटिव इंडिकेटर है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का। जैसे जैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होगा इकोटोन प्रभावित होगा, मतलब नए वैरायटी के स्पेसिएशन स्लो हो जाएंगे और या तो नए वैरायटी के स्पेसीज तेजी से बढ़ेंगे, दोनों ही होगा। और दोनों ही केस डिजास्टरस है, दोनों ही केस डिजास्टरस है, स्लो होना भी और फास्ट होना भी। अब देखिए इसमें क्या है कि एक बीमारी होती है जिसमें एक मूवी बनी थी पा, उसमें उस बच्चे को बीमारी थी हचनसन गिबिन्सन प्रोजेरिक सिंड्रोम, प्रोजेरिया। इसमें एक्सेलरेटेड ग्रोथ होता है, तो उम्र बढ़ती, शरीर का फिनोटिपिकली उम्र बढ़ जाएगा पर दिमाग का उम्र कम रहेगा। यही चीज नेचर में बड़े रूप में अब देखिए कि क्लाइमेट चेंज होने से कोई स्पीसीज जो नया स्पेसिएशन होना है उसकी रेट स्लो हो जाए। अगर नए स्पेसिएशन की रेट स्लो हो रही है मतलब समझ रहे हैं आप कितना खतरनाक है। सक्सेशन स्लो हो रहा है, सक्सेशन स्लो होगा, पॉपुलेशन इकोलॉजी हिट हो जाएगी आपकी तुरंत, रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी गिरने लगेगी। और अगर ये तेजी से होगा तो रेट ऑफ सक्सेशन फास्ट होगा, तो रेट ऑफ सक्सेशन फास्ट होगा तो क्लाइमेक्स स्टेज भी जल्दी आ जाएगा, और क्लाइमेक्स स्टेज जल्दी आ जाएगा तो डाउनफॉल भी हो जाएगा जल्दी। तो ये प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस है। नेचर एक सेंसिटिव बैलेंस है, प्रकृति जो है एक सेंसिटिव बैलेंस है। इसमें भी कुछ भी हम ऐड करेंगे, अगर होमो सेपियंस सेपियंस ऐड करता है एज एन अपने वर्क का बाई प्रोडक्ट, पेड़ लगाने को छोड़ के, पर्यावरण को बचाने को छोड़ के, तो वो पोल्यूशन ऐड करता है। और अगर हम कोई चीज़ इससे निकालते हैं तो वो दोहन कहलाता है, माने चित भी पर्यावरण की और पट भी पर्यावरण का। कोई चीज़ आप इस पर ज़्यादा कर दिए तो भी दिक्कत, कम कर दिए तो भी दिक्कत। जो एग्रीकल्चर एरिया के बारे में है, एक चीज़ हम आपको बताएं, जैसे पहले के ज़माने में खेतों में दरारें नहीं पड़ती थीं, अब देखिए खेतों में बारिश न होने से दरारें पड़ती हैं। इसका एक कारण है कि वहाँ का भूगर्भ जल नीचे चला गया है, वहाँ का भूगर्भ जल नीचे चला गया है, तो सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने लगी है। और ऊपर से लोगों ने सफ़ेदा का भी लगा रखा है पेड़, ठीक है। तो वही कालिदास वाला कहानी है। इको टोन जो है ये जनरेट करता है न्यू आइडिया ऑफ एज इफेक्ट एंड इको क्लाइम। इसीलिए देखिए इको टाइप तो मैं पढ़ा रहा हूँ पर इको टोन के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, एज इफेक्ट को साथ हम आपको इको क्लाइम और आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे। फिर आता है
इट हेल्पफुल टू एक्सप्लेन रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। अगर हमको इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है किसी, तो हमको इकोटोन के जो ट्रांजिशन जोन है उसको इंक्रीज करना होगा, तभी नए स्पेसिएशन होगा, और नए स्पेसिएशन से इकोटोन और मजबूती से आगे बढ़ेगा। इकोटोन के मजबूती से बढ़ने से सक्सेशन रेट अच्छा चलेगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड अच्छा रहेगा। इकोलॉजिकल पिरामिड अच्छा रहेगा तो पॉपुलेशन इकोलॉजी अच्छी रहेगी। पॉपुलेशन इकोलॉजी अच्छी रहेगी तो फिर आपका इकोसिस्टम अच्छा होगा, एनर्जी फ्लो अच्छा होगा, आपका बायो मजबूत होगा, और आपका अर्थ का बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो जाएगा। और जब ये सब हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका क्लाइमेट चेंज थोड़ा स्लो हुआ है। अब आइए इको टाइप। इको टाइप क्या है? क्या है? यह एक तरह का पॉपुलेशन है जो स्पेसीज के सब स्पेसीज और रेस का हिस्सा हो जाता है। यह एडाप्ट कर लेता है लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशन को। जैसे कि सक्सेशन के दौरान माइग्रेशन हुआ, कोई स्पीसीज आई, जर्मिनेट हुई, इकोसिस्टम बन रहा है। अब इकोटोन में जो स्पीसीज होगी, दो इकोसिस्टम बना, मान लीजिए फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। अब इस पे जो स्पीसीज होगी इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन जोन में, वह स्पीसीज चाहे वो ग्रासलैंड की हो चाहे वो फॉरेस्ट की हो, वो वहाँ पर तभी होगी जब वो वहाँ पर उस इन्वायरमेंटल कंडीशन को अडाप्ट कर चुकी होगी। तो इसी को अडाप्शन को हम, जो वो स्पीसीज बनेगी उसको हम इकोटाइप के रूप में उस स्पीसीज को हम देखते हैं। इसमें जो एडाप्टेशन है वो ज़्यादातर ऑफस्प्रिंग पे निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में कहें अगर, कि स्पेसीज का जो एग्जिस्टेंस है वो नंबर ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स से इंटरलिंक हो जाए। जो भी एनिमल है इकोटाइप में, वो डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको ऑप्ट करते हैं, और ऑप्ट करने के बाद से वो वहाँ के वेरी लोकल एनवायरनमेंट में रहना शुरू करते हैं। इसीलिए इकोटाइप जो होता है उसका कोई टेक्सोनॉमिकल रैंकिंग नहीं होता है। मतलब आपको सिंपल समझाएं, जैसे कोई अमेरिकी इंडिया में आया, इंडिया के माहौल को उसने अडॉप्ट कर लिया, ठीक, वो इंडिया में व्यापार करने लगा, रहने लगा। उसका जो बच्चा होगा, ऑफस्प्रिंग जो होगा, वो इसी इन्वायरमेंट में ग्रो करे, यहीं का पैदाइश हो, तो वो चीज़, वह बच्चा जो है वो इकोटाइप स्पीसीज में काउंट होगा। अब समझे? उस बच्चे का टेक्सोनॉमिकल रैंकिंग नहीं होगा। अब इसको मज़ेदार बात आप और देखिए, सक्सेशन के पहले भी मैंने बताया था। जैसे एक स्पीसीज़ है पार्थेनियम, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, कांग्रेस ग्रास। पार्थेनियम क्या है? वो नेटिव अमेरिकन प्लांट है। वो डंकल बीज के साथ गेहूं के भारत में आया और यहाँ पर आके ग्रोथ कर गया। अब जो उसकी पहली स्पीसीज़ होगी, पहला जो ट्रेल होगा, ट्रेट, वह ट्रेट के बाद से जो उसका ऑफस्प्रिंग हुआ वो यहाँ का नेटिव हो जाएगा। यही चीज़ इकोटाइप होती है। यही चीज़ इकोटाइप होती है जिसको गोटी ट्रूसन ने 1922 में दिया, इंट्रोड्यूस किया। इकोटाइप जो होता है ये क्लोजली रिलेटेड टू द मॉर्फस होता है। मॉर्फस मतलब पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसमें पहला चीज क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज द ऑकरेंस in the equilibrium of two or more distinct or different phenotypic
विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। मतलब एक ही स्पीशीज दो अलग अलग जगहों पर अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे मैंने सक्सेशन में एग्जांपल दिया, पोलर बियर जो आर्कटिक में पाया जाता है और इंडिया में भी जो बियर पाया जाता है भालू, डिफरेंशिएट एक ही स्पीसीज है पर डिफरेंशिएशन देखिए, इसको वहाँ रख दीजिए उसको यहाँ ले तो दोनों मर जाएंगे, दोनों ही मर जाएंगे। फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डिसकंटिन्यूअस फॉर्म इज टू हाई टू एक्सप्लेन बाय द म्यूटेशन। अब इस स्पीसीज का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इतना तेज होता है कि इसको आप म्यूटेशन से नहीं समझ सकते। ये म्यूटेट नहीं होता है, वो अपनी ही प्रजाति को यहाँ के लिए एक्लेमेटाइज कर देता है। मतलब कि वो खुद आया, ग्रो किया, फिर यहाँ पे वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि वो उसका ऑफस्प्रिंग यहाँ पे ग्रो कर जाए। इसीलिए सक्सेशन में मैंने बताया कि सीड जर्मिनेशन प्रोसेस तक प्रॉब्लम है। जहाँ पे वो सीड जर्मिनेट हुई वो ग्रोथ करेगी और रिप्रोड्यूस करने में दिक्कत नहीं है, फिर वो कॉलोनाइजर काम करेगा। यहाँ पे वही कॉलोनाइजर है, कॉलोनाइजर की स्पीसीज तेजी से इंक्रीज हो रही है। फिर इन ऑर्डर टू क्लासीफाई सच मॉर्फस मस्ट ऑक्यूपाई सेम हैबिटेट एट द सेम टाइम एंड बिलोंग टू अ पेनामेटिक पॉपुलेशन। पेनामेटिक पॉपुलेशन क्या है? जिसमें सभी स्पीसीज, एक ही स्पीसीज में सारे के सारे आपस में ही इंटरब्रीड कर दें। अगर कोई स्पीसीज आपस में ही इंटरब्रीड कर रही है तो ये फिनोमिना पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत जो है पेनामेटिक पॉपुलेशन कहलाता है। पेनामेटिक। तो इकोटाइप क्या हो गया? एक ही स्पीसीज के अंदर उसी तरह के कई स्पीसीज आ जाए। जैसे एक एग्जाम्पल का टर्म इसमें आएगा अभी आगे, उसको मैं आपको और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इसमें स्पीसीज तो एक ही है परंतु उसका जो पॉलीमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक है, फिनोटिपिक, वो डिफरेंट है, पर स्पीसीज सेम है, सेम स्पीसीज है। पॉलीमॉर्फिज्म जो यहां पर लग रहा है उसको देखेंगे हम। यह जो आपका इसमें पेनामेटिक पॉपुलेशन जो इंटरब्रीड कर रहा है, इसमें जो पॉलीमॉर्फिज्म की हम बात कर रहे हैं, इसमें स्पीसीज का नेचुरल सिलेक्शन होता है इन कंट्रास्ट टू ट्रांसिएंट पॉलीमॉर्फिज्म वेयर कंडीशन इन हैबिटेट चेंजेस इन सच ए वे दैट दे फॉर्म इन बीइंग रिप्लेस्ड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा बाय अदर। मतलब या तो वो रिप्लेस हो जाएंगे, नई स्पीसीज, नई प्रजाति जन्मिनेट की, पिछली प्रजाति पूरी रिप्लेस, वो अपने ट्रेट को रिप्लेस करते हुए आगे बढ़ेगा। और यही तरीका इंटरब्रीड के दौरान होता है। इंटरब्रीडिंग में यही तरीका होता है कि रिप्लेसमेंट थ्योरी लगती है, वो पूरी की पूरी स्पीसीज अपने ट्रेट को रिप्लेस कर देगी। इकोटाइप में ये जो प्रोसेस है इकोटाइप, ये आपको सबसे ज़्यादा जो हम अभी फिनोमिना पढ़ रहे हैं इकोटोन, इसमें देखने को मिलता है। भाई दो इकोसिस्टम के बीच में स्पीसीज जनरेट कर रही है, वो स्पीसीज जो होगी वो अपने ऑफस्प्रिंग की बात करेगी, उसका ऑफस्प्रिंग आएगा तो उसको रिप्लेस करता हुआ चला जाएगा। मतलब वो अपने इन्वायरमेंट को इस तरह सक्सेसनली मॉडिफाई कर रही है कि दूसरे स्पीसीज के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई, और प्रबल हो गई तो उसको तो ख़त्म कर देंगे सब। वो माइग्रेट करना है उनका, या तो माइग्रेट करें या तो वो पूरी की पूरी ट्रेड को ख़त्म कर देंगे। ये चीज़ आपका इकोटाइप में हम देखते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन और रेंज इसका क्या है? इकोटाइप भी इकोटोन की तरह काम करता है, क्योंकि इकोटोन में ही होता है इस तरह का रिप्लेसमेंट सबसे ज़्यादा इकोटोन में होता है। और जहाँ पे एच ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पे रिप्लेसमेंट की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन और बढ़ेगा। अगले के लिए ये 1000 किलोमीटर इको जो टाइप है, ये एक्सपेरिमेंटल इंडिकेशन जो होता है इसका, ये सेपरेटेड बाय द ग्रेट स्पेशियल डिस्टेंस। स्पेशियल डिस्टेंस मतलब कि लैंड एरिया की बात हो रही है। जब स्पेशियल की बात होती है तो लैंड एरिया, टेरेन्स की बात होती है,
तो 1000 किलोमीटर रेडियस में ये फैलता है। और यहाँ पर जो स्पीसीज आएगी वो हाइब्रिड आएगी। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं किस फिनोमिना को कहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गौर से समझिएगा। सीआर होता है, सीआर की ही ब्रीड के कई नस्ल के कुत्ते पाए जाते हैं। स्पीसीज सेम है, स्पीसीज सेम है, बस उनकी नस्लें हाइब्रिड होती चली गई, उनकी नस्लें हाइब्रिड होते चली गई। यही चीज़ इकोटाइप, यही स्पीसीज इकोटाइप स्पीसीज कहलाते हैं। इकोटाइप में जो सबसे छोटा स्केल है वो 10 मीटर का है और सबसे बड़ा 1000 किलोमीटर। इसमें विद इन पॉपुलेशन हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें विद इन पॉपुलेशन हाइब्रिडाइजेशन होता है। इकोटाइप बहुत कॉमन होता है और यही इकोटाइप अगर कंटिन्यूअस ग्रेजुअल एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में इम्पोज हो रहा है तो जो एनालॉगस फिनोटिपिक और जेनेटिक वेरिएशन होगा उसको हम क्लाइन कहते हैं। इवोल्यूशन का पहला शब्द है क्लाइन। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो क्लाइन आता है। क्लाइन क्या है? क्लाइन यही है, एक ही पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, मान लीजिए 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड, या एशिया कॉन्टिनेंट में, या इंडिया में, या यूपी में, कहीं की बात कर लें आप, सुल्तानपुर की बात करें, लखनऊ की बात कर लें, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कोई भी स्पेसीज इम्पोज होती है जो एनालॉगस फिनोटिपिकली और जेनेटिक वेरिएशंस को क्रिएट करने में क्षमता रखती है कंटिन्यूअसली, इस सिचुएशन को हम क्लाइन कहते हैं। मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेसीज कंटिन्यूअस हो रही है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो स्किन कलर को लेकर अलग अलग प्रकार के ह्यूमन बींग हैं। अभी तक तो हम कुत्ते का एग्जाम्पल दे रहे थे, अब आइए ह्यूमन बींग के कलर पे। हम सब क्या हैं? होमो सेपियंस सेपियंस। पर देखिए, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई गेहुआ है, कोई क्या है, कोई क्या है, समझ रहे हैं? और है क्या हम? होमो सेपियंस सेपियंस, एक ही स्पीसीज है ह्यूमन। एक ही स्पीसीज में आप कलर का स्किन वेरिएशन देखिए। यही फिनोटिपिकली और जेनेटिक वेरिएशन की बात कर रहे हैं जो क्लाइन कहलाता है। अब आपको एकदम स्पष्ट ये समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इकोटाइप होता है वो बाई मॉडल और मल्टी मॉडल होता है। अर्थात इसका मतलब है कि डिस्प्ले टू और मोर डिस्टिंक्ट और डिसकंटिन्यूअस फिनोटिपिक विद इन द सेम पॉपुलेशन। एक ही पॉपुलेशन में दो या दो से अलग तरीके के स्पीसीज दिखने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में हम लोग सब अफ्रीका से जन्म लिए। मनुष्य सभ्यता की धरती जो है वो अफ्रीका कहलाती है, मदर ऑफ होमोसेपियंस। वॉम्ब जिसको गर्भाशय कहते हैं, तो मनुष्य का गर्भाशय जो है उत्पत्ति का वो अफ्रीका कहलाता है। तो सब तो काले होने चाहिए, तो कुछ इसमें से गोरे हो गए, गोरे आपस में इंटरब्रीड किए तो उनके बच्चे गोरे हो गए, काले आपस में इंटरब्रीड किए तो उनके बच्चे काले हो गए, गोरे काले इंटरब्रीड करना शुरू किए तो बच्चा जो होता है वो काला या गोरा होगा, या बीच का कलर कोई हुआ उसका, उससे ट्रेड से निकला तो बीच का कलर हुआ, गेहुआ रंग बना। तो स्किन का कलर ऐसे ऐसे चेंज हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल आपको और बड़ा हम इससे बेहतरीन देते हैं। ऐश्वर्या राय को तो आप सब जानते होंगे। अब आप सोचेंगे कि सर कहाँ घुस गए सिनेमा हॉल में, तो सुनिए पहले। ऐश्वर्या राय और एंजेलिना जोली की अगर आप फोटो देखें अगल बगल रख के, तो देखेंगे दोनों का फिनोटिपिक स्ट्रक्चर लगभग सेम है। तो जब ऐश्वर्या राय का जेनेटिक एनालिसिस उन्होंने करवाया अपना, तो पता चला कि ऐश्वर्या राय के पुरखे, माने इनके अभी के माता पिता नहीं, बहुत पुरखे, और एंजेलिना जोली के पुरखे दोनों ही पहले मेडिटेरियन सी के पास रहते थे। तो ये जेनेटिक ट्रेट मेडिटेरियन सी के पास से निकल कर आया, समझ रहे हैं? इसीलिए उनके दूर रहने पे भी उनकी फिनोटिपिकली सिमिलरिटी एक ही होती है, एक ही तरह से वो फिनोटिपिकली स्ट्रक्चर में दिखते हैं।
एग्जाम्पल में एक जो मैं बता रहा था कि रेनडियर होते हैं, रेनडियर टुंड्रा में भी पाए जाते हैं और वुडलैंड में भी पाए जाते हैं। और ये इको टाइप जो है, ये दो इको टाइप के जो रेनडियर्स आपका एग्जाम्पल में आप समझ रहे हैं इसको, माने एक है रेनडियर जो कि वुडलैंड में पाया जा रहा है, एक है जो टुंड्रा ठंडे प्रदेश में पाया जा रहा है। अरे रेनडियर बारहसिंगा जो सेंटा क्लास की बग्गी को हाँकता है, तो वो रेनडियर जो है वो टुंड्रा प्रदेश में भी पाया जाता है और वुडलैंड में भी पाया जाता है। और ये क्या है तो स्पीसीज रेनडियर, पर इनको इको टाइप, ये इको टाइप के थ्रू इंटरचेंज हुए। द फर्स्ट माइग्रेट ट्रेवलिंग 5000 किलोमीटर एनुअल बिटवीन द टू इन्वायरमेंट इज लार्ज नंबर, वेयर एज अदर टू इज मच फ्यूअर रिमेन इन द फॉरेस्ट फॉर द समर। 5000 किलोमीटर का डिफरेंस इन दोनों रेनडियर्स में है, टुंड्रा और वुडलैंड के दोनों ही हेमिस्फीयर में 5000 का। तो जो फर्स्ट माइग्रेशन हुआ होगा वो 5000 किलोमीटर दूर गए, जिसमें से एक सर्वाइव कर गया आपका समर सीजन में और एक सर्वाइव कर गया आपका विंटर सीजन में। तो सर्वाइबिलिटी मतलब फिनोटिपिकली ऑप्ट कर लिया, जेनेटिकली ऑप्ट कर लिया उस इन्वायरमेंट को, और यही चीज़ आपका जो है इको टाइप है। मतलब कि इकोटोन पे वह स्पीसीज जो कि एक ही हो परंतु एक दूसरा क्लाइमेट को ऑप्ट कर ले और एक स्पीसीज उसकी दूसरे क्लाइमेट को ऑप्ट कर ले। अब इसको आप बायोम के रूप में देखिए, टुंड्रा बायोम और टाइगा बायोम, या टुंड्रा बायोम या आपका जो है डिजर्ट बायोम, या आपका जो है डिजर्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इन दोनों के बीच में स्पीसीज जो पाई जाए वो इकोटोन स्पीसीज कहलाएंगी। इस इकोटोन स्पीसीज में दोनों ही तरह के प्रजातियों सर्वाइव करने की क्षमता होगी, दोनों ही इलाकों में इनको सर्वाइव करने की क्षमता होगी, और यही क्षमता जब इनके ऑफ स्प्रिंग में आएगी तो वो इको टाइप स्पीसीज में काउंट होता है, वही इको टाइप स्पीसीज बनाते और बनते हैं। इसी तरह प्रकृति और इन्वायरमेंट काम करता है सक्सेशन के दौरान और नए स्पीसीज की फाइंडिंग स्पेसिएशन के दौरान। इसीलिए इको टाइप के साथ इकोटोन को पढ़ना जरूरी होता है। एज इफेक्ट अलग होता है जो कि अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता है, जो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसमें आप देख रहे होंगे फिगर में, ये देखिए इकोटोन ट्रांजिशन जोन दिखा रहा है, ये देख रहे हैं, लेक हैबिटेट, मार्शलैंड, ये देखिए ये एक ट्रांजिशन जोन, ये एक ट्रांजिशन जोन, ये आपका इकोटोन ये यहाँ पे बना रहा है, ये यहाँ पे इकोटोन बना रहा है, देख रहे हैं। उसी तरह का आप देख रहे हैं ये है मैनग्रूव्स, ये फॉरेस्ट कहलाएंगे मैनग्रूव्स, और ये मैनग्रूव्स देखिए इधर पानी है इधर लैंड एरिया है। ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये सैटेलाइट इमेज है, ये सैटेलाइट सॉरी ये सैटेलाइट डेटा इमेज है ये। अब एक तरफ जो है आप देख रहे हैं ये ग्रीन है और एक तरफ देख रहे हैं आप ड्राई डिजर्ट, ये आप देख रहे हैं ये वेटलैंड एरिया है। वेटलैंड एरिया ट्रांजिशन जोन बिटवीन होगा किसके, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक के, ठीक है। इसमें कोई भी क्यूरी होगी आप हमसे पूछिएगा कमेंट में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए।